वो भी जुड़ेंगे। सौरभ जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या? और इस पूरे आदिवासी बहुल राज्य को लेकर के, अच्छा अनिल सिन्हा जी भी आपको बता दें, हमारे साथ वहां पे थे जनसत्ता जब हमने शुरू किया, तो उस समय ब्यूरो चीफ थे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ को इन्होंने भी बहुत ध्यान से देखा है, करीब से देखा है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमें लगता है इनके बहुत सारे इनके भी मित्र हैं। सुशील आनंद जी भी जुड़ गए, सुनील आनंद शुक्ला जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। शुरुआत में सौरभ जी आपसे करनी जी। जी सर, जो मेरी दिलचस्पी छत्तीसगढ़ को लेकर के पैदा हुई, वो दरअसल हरेली का एक त्योहार था और हरेली के त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई सारी योजनाएं उस दिन घोषित की। और उस दिन मुझे लगा कि शायद ये बड़ी जनकेंद्रित ढंग की योजनाएं हैं और गांधी का जो ग्राम स्वराज का मॉडल है, ये ग्राम स्वराज का मॉडल, उसको हम अगर आधुनिक संदर्भों में देखने की कोशिश करें तो कहीं कुछ बहुत कुछ इसके करीब होगा। तो मेरी मूल दिलचस्पी वहां से निकली। और जैसा कि आपने अभी शुरुआत में कहा कि कई सारे मॉडल हैं जो अभी आज जिन पर चर्चा की जा सकती है, और खासतौर पर नव उदारवाद के बाद जो वैकल्पिक मॉडल्स हैं उसमें स्टेट के तमाम सारे मॉडल्स निकले, और जिसमें सबसे ज्यादा एक मैं कहूंगा कि सर्व स्वीकार्य जो मॉडल है वो केरला का मॉडल है, जहां पर यूडीएफ और एलडीएफ यानी कांग्रेस और जो लेफ्ट का जो गठबंधन है, दोनों लगभग उस मॉडल पर एक तरीके से काम करते रहे हैं और लंबे समय तक काम करते रहे हैं, और इसलिए वो सतत विकास से पैदा हुआ एक मॉडल है। और निश्चित है कि मानव सूचकांकों के ऊपर उसने बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। दो जो और भी मॉडल हैं जिन पर चर्चा अक्सर की जाती है, उसमें से एक गुजरात मॉडल है, जो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो मोदी जी करते थे गुजरात में रहते हुए, और उसमें तमाम बड़े उद्योगपतियों को वो आमंत्रित करते थे, गुजरात में निवेश को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने दावे किए। और जहां से एक तरीके से अडानी का जो उत्कर्ष होता है और अंबानी का जो उत्कर्ष होता है, और उनके पूरे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में जिस तरीके से कॉरपोरेट उनके हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला लेता है, हाथ से हाथ मिला लेता है, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म का एक मॉडल बाद में समझने लगे। और उसमें गुजरात की जो आर्थिक समृद्धि है उसके बड़े ऐतिहासिक कारण रहे हैं, और उसको सैकड़ों हजारों साल तक पीछे खींचा जा सकता है। तो इसलिए गुजरात मॉडल एक पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा बनकर के रह गया, और उसकी राजनीतिक सच्चाइयां हम सब लोगों को पता है। तीसरा मॉडल जो हाल के दिनों में चर्चा में आया वो दिल्ली मॉडल था, जिसमें मूल रूप से बिजली और पानी का जो फ्री करने की का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, और बाद में उस वादे को पूरा भी किया, और स्कूलों का जिस तरीके से उन्होंने कायाकल्प किया, नए क्लासरूम्स बनवाए, उस मॉडल को उन्होंने एक दिल्ली मॉडल कह करके हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो इस एक बड़े संदर्भ में अगर जब मैं छत्तीसगढ़ को देख पाता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इन कम से कम ये जो दो बाद के मॉडल्स हैं इसमें किसी संरचनागत ढांचे का अभाव है। और किसी भी मॉडल पर हम बात करते समय कम से कम एक ये तो बात जरूर करेंगे कि क्या कोई ऐसी मूलभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है जो लंबे समय तक अगर उस पर सतत ढंग से काम किया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा वैकल्पिक मॉडल बनकर के निकलेगा, और या जन केंद्रित मॉडल बनकर के निकलेगा। और उसमें जो सबसे उल्लेखनीय चीज है जिस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा वो उनका सुराजी गांव योजना है। और सुराजी गांव योजना के लिए नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी, वो पूरा चार उन्होंने नारा दिया कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी। नरवा होता है उनका नाला यानी सिंचाई का जो तंत्र विकसित करना था, गरवा गौठान जो पंचायतों के अंदर गौठान बनाए गए थे, घुड़वा यानी बर्मी खाद जो कंपोस्ट बनाई जाती है उसकी बात उन्होंने की थी, और बाड़ी यानी कि बाड़ियां जो होती हैं गांवों के भीतर। तो इससे उन्होंने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की, उसका नाम रखा स्वराजी गांव योजना। और उस योजना को बड़े करीब से देखने का बाद में मुझे मौका भी मिला, इत्तेफाकन मैं छत्तीसगढ़ में था तो मैंने कहा कि मेरी दिलचस्पी है इन गौठानों को देखने में, तो मैं फिर इन गौठानों को देखने भी गया। और मुझे जो दृश्य वहां पर दिखाई दिए मुझे लगा कि शायद गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन करने का यह मॉडल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि एक गौठान की यात्रा का मैं अगर बहुत संक्षिप्त वर्णन करूं आपसे, तो मैं जब अंदर पहुंचा तो तकरीबन 4-5 महिलाएं वहां पर अर्क बनाने का काम कर रही थी, और तमाम तरीके के अर्क वो वहां पर प्रोड्यूस कर रही थी। लेमन ग्रास था, पुदीना था, सिनेट्रेला था, हल्दी था, नीलगिरी था, तमाम अर्क वो प्रोड्यूस कर रही थी वहां पर, छोटी छोटी शीशियों में भर रही थी, और उनकी लेबलिंग भी
साथ में कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लगभग इससे कितना अर्क निकाल लेती हैं और उससे आपकी कितनी आय हो जाती है। तो लगभग एक महिला 15 लीटर अर्क हर महीने निकाल लेती है और 200 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ये अर्क जो खरीद लिया जाता है सरकार द्वारा, वो 3000 रुपए की उनको आय होती है। दूसरा एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि जो गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी, क्योंकि ये जो पूरा घुरवा वाला जो वर्मी कंपोस्ट का जो मॉडल था, उसमें बाद में उन्होंने गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी की बात कही। और एक बच्ची मुझे मिली और उस बच्ची ने मुझे बताया कि उसके परिवार में जो गौपालन का काम होता है, गाय दूध का उनका काम है, गाय और भैंसों का, तो गौमूत्र और गोबर बेच करके उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है उससे उसने एक लैपटॉप खरीदा है। और उसको इंटरमीडिएट में वो बच्ची थी, उसने कहा कि मुझे इससे जो है कोविड के दौरान भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। यानी एक छोटी सी चीज की कैसे आप एक रोजगार का मॉडल खड़ा करते हैं और ग्रामीण स्तर पर, और वो रोजगार का मॉडल औरतों के स्वावलंबन के दिशा में भी काम कर रहा होता है, शिक्षा के विकास और उसके डिजिटलाइजेशन में भी काम कर रहा होता है। एक बच्ची के हाथ में भी कुछ पैसे आ जाते हैं और लोग, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि किस तरीके से मवेशी छुट्टा घूमने लगे क्योंकि गौकशी और तमाम सारी चीजें हुई और उस पर मॉब लिंचिंग्स के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे पता चला कि लोगों ने अपने छुट्टा जानवर वापस अपने बाड़े में बांध लिए, क्योंकि वो दूध देते हो ना देते हो, लेकिन गोबर जरूर देते हैं, जब तक जीवित रहेंगे गोबर और गौमूत्र जरूर देंगे। तो एक ऐसा मॉडल था जिसमें मेरी बड़ी स्वाभाविक दिलचस्पी बनी। और अगले राउंड में अगर आप इजाजत देंगे तो मैं और तमाम ऐसे आयामों की बात करूंगा जो कि एक मॉडल की